हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर। मैं मनीषा कुमारी आपको बताऊंगी यूरोप में राष्ट्रवाद। आइए देखते हैं। यूरोप एक महादेश है। इसके अंदर 30+ देश आते हैं। हम लोग का भारत जैसे एशिया महादेश में है, उसी प्रकार से ये भी एक महादेश है, यूरोप भी एक महादेश है और इसमें भी 30+ देश है। और इसमें हमें सारे देश के बारे में नहीं पढ़ना है। किस किस देश के बारे में पढ़ना है जानते हैं। फ्रांस के बारे में पढ़ना है, जर्मनी के बारे में पढ़ना है, इटली के बारे में पढ़ना है, यूनान के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हंगरी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पोलैंड और बोहेमिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मात्र इतना ही देश के बारे में पढ़ना है। इन देशों में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ इसके बारे में पढ़ना है। राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, राष्ट्रवाद क्या है, पहले जानते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। प्रेम यानी एकजुटता, एकता की भावना, एकजुटता की भावना। ठीक है, एकजुटता की भावना है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने ही राष्ट्र से प्रेम, अपने ही देश से प्रेम। एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद को हम अपने बुक के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, जो किसी विशेष राजनीतिक भौगोलिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपती है किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में। राष्ट्रवाद की भावना, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, पहले क्या होता था, पूरे विश्व में राजतंत्र था, यानी राजाओं का शासन था। सारे लोग राजा की बातों को मानते थे, राजा को भगवान तुल्य समझते थे और इसी प्रकार समय बीतता गया, राजा में निरंकुशता बढ़ती गई और इस प्रकार लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। या फिर कोई भी देश किसी देश का गुलाम हो, उपनिवेश हो, जैसे कि हमारा भारत था, और वहाँ के लोगों पर हद से ज़्यादा शोषण हो, तो इस प्रकार भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। और ये जो भावना है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फैलती है। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र हटाकर प्रजातंत्र स्थापित करना था। क्या था, राजतंत्र हटाकर प्रजातंत्र स्थापित करना था। और यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कब पनपा था, तो ये पुनर्जागरण के काल से ही इसमें राष्ट्रवाद की भावना जो थी, यहाँ देखते हैं, पुनर्जागरण
पुनर्जागरण के काल से ही उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन 1789 ईस्वी का जो फ्रांसीसी क्रांति था, इसमें ये राष्ट्रवाद की भावना उन्नत रूप से सामने आई और 19वीं शताब्दी आते आते ये पूरे विश्व में भयानक रूप में फैल गई और हर जगह राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई। और राष्ट्रवाद की भावना जब उत्पन्न होती है तो क्रांति का रूप लेती है और क्रांति करने वाले लोग ही क्रांतिकारी कहे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए आते हैं चैप्टर में। अभी हमने बताया राष्ट्रवाद क्या है, अच्छे से डिटेल में जानेंगे। इसमें जानेंगे राष्ट्रवाद, इसका कारण जानेंगे, पनपने का क्या कारण था जो कि अभी हम बताएं, उद्देश्य, कारण, यहाँ पर प्रजातंत्र हटाकर राजतंत्र हटाकर प्रजातंत्र को स्थापित करना था, गणतंत्र को स्थापित करना था और इसका परिणाम क्या हुआ। राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई तो परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में जानेंगे। परिणाम और मेन रूप से जो हम जानेंगे, क्या जानेंगे, पहला राष्ट्रवाद को समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर पढ़ चुके हैं तो भी ठीक है, नहीं भी पढ़ चुके हैं तो भी अच्छा है, भूल जाइएगा। इसको हम अच्छे तरीके से बताएंगे, फ्रांस की क्रांति। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, जानेंगे। उसके बाद तीसरा हम लोग जानेंगे जर्मनी का एकीकरण और उसके बाद जानेंगे यूनान की स्वतंत्रता। ये सब पढ़ने का उद्देश्य राष्ट्रवाद ही है, यानी इन सारे देशों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ तभी इटली का एकीकरण हुआ, फ्रांस की क्रांति हुआ, यूनान की स्वतंत्रता, जो भी देश में एकीकरण हो रहा है या फिर देश स्वतंत्र हो रहा है, वो सब का कारण राष्ट्रवाद ही है। अब देखते हैं इसका जो राष्ट्रवाद का जो इसका शुरुआत कब हुआ था, पुनर्जागरण के काल से ही राष्ट्रवाद का उदय पुनर्जागरण के काल से ही हुआ था। जो हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे 1789 ईस्वी का क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इसमें ये उन्नत रूप से प्रकट हुआ और 19वीं शताब्दी आते आते पूरे विश्व में फैल गया। राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी आते आते पूरे विश्व में फैल गया। जब पूरे विश्व में फैला, जो राष्ट्रवाद की भावना थी, इसका जो ये फैला, नेपोलियन जो था, फ्रांस की क्रांति में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। अभी हम राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं। तो नेपोलियन का युद्धों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और नेपोलियन जो था फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में ही इसका स्थापत्य था, अच्छे से शासन कर रहा था। और शासन करते करते इसमें भी निरंकुशता के भाव आ गया। हालांकि ये गणतंत्र नहीं स्थापित किया, प्रजातंत्र ही स्थापित किया,
और लोगों की बातों को समझा अच्छी तरीके से। और जो भी वहाँ के मतलब कुलीन वर्ग थे, अभिजात वर्गीय जो लोग थे, कुलीन वर्ग जिसको कहा जाता है, उसे जो चीज़ है उन्हीं लोग तक सीमित थी, वो उस चीज़ को अखबारों के माध्यम से पूरी जनता के बीच प्रस्तुत किया, लाया। और इसके बाद मतलब बहुत ही अच्छा शासन किया। फिर भी समय बीतता गया और ये नेपोलियन में भी निरंकुशता की भाव आ गई। तो इस प्रकार लोगों में असंतोष की भावना प्रकट हुई। हालांकि इसका जो योगदान था नेपोलियन का जो योगदान था वो इटली और जर्मनी के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन का जो योगदान था फ्रांस के साथ साथ इटली और जर्मनी में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इटली और जर्मनी का एकीकरण ये आधा से अधिक कर चुका था नेपोलियन, ठीक है। और फ्रांस में भी बहुत अच्छा शासन किया। और जो भी इटली और जर्मनी का मतलब इटली और जर्मनी में जो भी छोटे छोटे राज्य में जो इटली और जर्मनी विभाग था उसमें कुछ जैसे मानते हैं कि यहाँ तक इटली है या फिर जर्मनी है, कोई भी चीज़ है, तो ये पता नहीं था कि ये इटली है कि जर्मनी है कि क्या है, कुछ भी नहीं पता था। बस छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो नेपोलियन क्या किया कि इटली और जर्मनी को भौगोलिक नाम की परिधि मतलब एक नाम दिया, इसको संज्ञा दिया, वास्तविक रूपरेखा प्रदान किया कि नहीं यहाँ तक ये जर्मनी है, ये इटली है। और कुछ एकीकरण ये कर चुका था जर्मनी का और इटली का नेपोलियन। और फ्रांस में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन इसका भी निरंकुश था। ये भी अपना प्रभाव लोगों पर नहीं उतना देर तक रख सका और इसमें भी निरंकुशता की भावना उठी। और ये भी क्या किया कि जैसे सारे इसके पीछे का जो भी राजा शासन करते थे उस तरीके से शासन ये भी करने लगा। इस प्रकार लोगों में असंतोष की भावना प्रकट हुई और लोगों ने इसके प्रति विद्रोह छेड़ दिया। फिर क्या हुआ कि नेपोलियन को हटाया गया, नेपोलियन युग का पतन किया गया और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। नेपोलियन युग का पतन 1814 में कर दिया गया और इसके बाद क्या हुआ, मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। किसका? मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। जब मेटरनिख युग की शुरुआत हुई, ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी और यहाँ पर 1814 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ और 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप की जितनी भी महाशक्तियाँ थी उसे 1815 ईस्वी में बुलाया गया एक सम्मेलन के लिए, जिसका नाम वियना सम्मेलन था। क्या था? वियना सम्मेलन। और इसका नेतृत्व, वियना सम्मेलन का नेतृत्व कौन किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। नेपोलियन युग का अंत 1815 ईस्वी में यूरोप की जितनी भी महाशक्तियाँ थी उसे 1815 ईस्वी में बुलाया गया कि यूरोप में किस तरीके से शासन व्यवस्था होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसलिए 1815 ईस्वी में बुलाया गया, जिसका नाम वियना सम्मेलन था। और इसका जो मेज़बानी था, इसका नेतृत्व जो था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख कर रहा था। और ये जो था घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी।
क्रियावादी शासक था। ये भी एक निरंकुश शासक ही था, लेकिन लोग समझते थे कि ये बहुत अच्छा शासन करेगा मेटरनिख यूरोप में, फ्रांस में ही नहीं, फ्रांस इटली, क्योंकि वो वहाँ पर ये चीज़ फिक्स नहीं था कि ये फ्रांस है, ये इटली है, इसका यहाँ तक मतलब जो भी सीमा है ये सब कुछ भी फिक्स नहीं था। लेकिन कुछ सीमा को फिक्स कर दिया था नेपोलियन कि यहाँ तक जर्मनी है और यहाँ इटली है, इस तरीके से। लेकिन मेटरनिख जो क्या किया था, नेपोलियन द्वारा जो भी बनाया गया था, जो भी शासन बनाया गया था, उसके द्वारा जो भी युद्ध में मतलब हानि हुआ था, उसको ये अच्छा करने के लिए सोचा था। लेकिन इससे भी मेटरनिख से भी मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाया, और ये भी मतलब लोगों के विश्वास जीतने में असफल रहा। और जो भी मतलब नेपोलियन जो भी राष्ट्र को एकत्र किया था, एकीकरण किया था, उसे मेटरनिख कुछ राज्यों में मतलब बांट दिया था और जर्मनी को भी कुछ हिस्सों में बांट दिया था। किस किस हिस्सों को बांटा था ये हम इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण में पढ़ेंगे। और फ्रांस में भी मतलब इसका उतना अच्छा योगदान नहीं रहा, और इसके प्रति भी मेटरनिख के प्रति भी वहाँ के फ्रांस की जनता में असंतोष प्रकट हुआ, और इसका शासन जो था 1848 ईस्वी तक रहा। और कहाँ पर रहा? ऑस्ट्रिया में रहा। फ्रांस, इटली, जर्मनी नहीं, ऑस्ट्रिया में रहा। और 1848 के बाद इसे भी हटा दिया गया। ऑस्ट्रिया में रहा, इसे भी हटा दिया गया। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति, और बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।